हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो न्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जीतो नीट को, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया है। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में वायरसेस क्या होते हैं। तो आप सब लोग वायरस नेम से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। अभी रिसेंटली कोविड फेज से भी आप गुजर चुके हैं और आपको मालूम है कि वो भी एक वायरल डिजीज़ थी। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि वायरसेस कॉज करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग्स में। तो आप अगर यहाँ पर देखें, वायरस का मीनिंग ही क्या होता है? वेनम, या आप कह सकते हैं कि पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस एक्चुअल में एक तरह के टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म है और उनको हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपको याद होगा, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। वहाँ पर उनको कोई प्लेस नहीं दिया गया है, उनको कहीं पर भी उस सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया गया है या प्लेस नहीं किया गया है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, उनको ट्रू लिविंग नहीं माना गया है। एंड ट्रू लिविंग नहीं है तो फिर वो क्या होते हैं? देखिए, वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल के बाहर अगर वो होते हैं तब वो इनर्ट होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। और अगर होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर शो करते हैं, इसलिए उनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी माना जाता है। अभी देखिए कैसे शो करेंगे वो बोथ करेक्टर्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब भी वो आउटसाइड द सेल होते हैं तब वो क्या करते हैं? इनर्ट होते हैं। जब भी वो आउटसाइड द सेल होते हैं, बाहर हैं, कोई भी सेल के अंदर नहीं है, तब कैसे होंगे? इनर्ट होंगे या इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सेल ऑर्गेनलीज उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, या आप कह सकते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर एब्सेंट होता है। तो इस तरह से हम कहें कि वो नॉन लिविंग है तो ये कोई गलत नहीं होगा। बिकॉज रीज़न हमने डिस्कस किए कि जब भी वो किसी सेल के बाहर हैं, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जब भी होंगे तो वो इनर्ट होंगे, कोई एक्टिविटी उनके अंदर नहीं होगी, किसी भी तरह का लिविंग्स के जैसा उनके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाई देगा। क्रिस्टलाइज किया जा सकता है उनको, एंड सेल ऑर्गेनल्स उनके अंदर या सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन अगर वो किसी सेल के को ऑक्यूपाई करते हैं, या होस्ट सेल की अगर हम बात करें, तो होस्ट सेल में जाने के बाद वो क्या करते हैं? उस पूरी सेल को टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर का मतलब क्या हुआ कि वो उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सेल की जो भी मशीनरी होती है उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है। और अपने कंट्रोल में करने के बाद वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। उनका नंबर ग्रो हो जाता है, धीरे धीरे पूरी सेल उनके अंडर हो जाती है, क्योंकि वो पूरी मशीनरी जो होती है सेल की उसको टेक ओवर कर लेते हैं और उस सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो सेल जिसके अंदर वो एंटर हो गए, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उसको टेक ओवर करने के बाद उसकी पूरी मशीनरी उनके अंडर कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिप्रोडक्शन होता है, तो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके बाद वो सेल जो होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। तो इसलिए वो लिविंग करेक्टर्स शो करते हैं, और अगर हम इधर देखें तो वो इस तरह से नॉन लिविंग करेक्टर्स शो करते हैं। इसलिए हम उनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मानते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों की वायरसेस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो डिस्कवरीज की अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पर हैं, ये नेम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ऐसा माना जाता है, इसमें कुछ इफ एंड बट भी है, यानी कि कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ नई चीज़ मेंशन की गई है, यानी कि वहाँ पर पाश्चर का नाम भी लिया गया है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें एनसीईआरटी में तो इवानोवस्की
1892 में उन्होंने टोबैको के अंदर, टोबैको प्लांट में, यानी टोबैक मोज़ेक वायरस, इसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने देखा कि टोबैको की जो लीव्स होती हैं वो कहीं कहीं पर धब्बेदार हो गई हैं, और उनके अंदर जब उन्होंने उनको फाइंड आउट किया तो वो एक वायरस की वजह से ऐसा हुआ था। तो उन्होंने TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में इसको रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद MW बीजरनिक ने 1898 में उनको कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ये आपकी NCERT की लाइन है और आपको इसी तरह से लर्न करनी है। इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फेक्शियस फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इस तरह से उन्होंने इसको नाम दिया। देन WM स्टैनले ने 1935 में उसकी क्रिस्टलाइज फॉर्म को फाइंड आउट किया कि उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, उन्होंने ये शो किया। तो ये तो हो गई इससे रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज और साइंटिस्ट के नेम, तो ये आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वायरसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं वायरस का, तो वायरसेस एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, यानी उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में हो सकता है? या तो RNA के फॉर्म में या फिर DNA के फॉर्म में हो सकता है। कभी भी RNA एंड DNA साथ साथ प्रेजेंट नहीं होते, आइदर दिस और आइदर दिस, यानी या तो RNA प्रेजेंट होगा या फिर DNA प्रेजेंट होगा। एंड RNA और DNA किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये आपको मालूम है कि जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, और DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स RNA जो होता है, प्लांट्स में RNA जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? RNA की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जो भी प्लांट वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ होते हैं। क्लियर? एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में RNA, एनिमल वायरसेस में RNA सिंगल, मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सिंगल यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड, बोथ तरह का RNA प्रेजेंट हो सकता है अगर RNA प्रेजेंट है। लेकिन अगर DNA प्रेजेंट है वहाँ पर, तो DNA जो होगा वो डबल हेलिकल फॉर्म में होगा, यानी डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। आपको मालूम है ना, डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर हम DNA की बात करते हैं तो इस तरह से जब होता है तो वो सिंगल होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से बात करें तो वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म कहलाती है। तो DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। बैक्टीरियोफेज की हम बात करें, बैक्टीरियोफेज का मतलब ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं, और उनमें भी डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के जो वायरसेस हैं, यानी कि आपकी जो NCERT बुक है उसमें एक तो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में डिस्कस किया गया है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये टोबैको प्लांट की जो लीव्स हैं इनके ऊपर आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, और ये जो स्पॉट होते हैं दिस इज कॉज ए डिजीज जिसको हम मोज़ेक कहते हैं, या ये किसकी वजह से होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, जो वायरस इसको इन्फेक्ट कर रहा है उसकी वजह से इसके ऊपर ये धब्बे दिखाई देते हैं। उसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस तरह से होती है। और दूसरा जो आपकी NCERT में डिस्कस किया गया है वो किया गया है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट में मिलने वाले जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, और उनका जो प्रोटीन कोट होता है यानी आउटर कवरिंग जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, और उसको नाम दिया जाता है कैप्सिड। यहाँ अगर आप देखें ये जो दिखाई दे रहा है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर,
ये किसका स्ट्रक्चर है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है और आपके एनसीईआरटी में इसको डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड है ये। इसके बाद ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये प्रोटीन कोट, इसके आउटर कवरिंग यानी कि आरएनए के बाहर जो कवर है इसका, वो क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। ये जो कैप्सिड होते हैं वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। देखिए छोटी छोटी यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। दे आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स। और ये कैसे अरेंज होती हैं, हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं। अगर आप इनको देखें तो इनका अरेंजमेंट जो होता है वो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड हेलिकल फॉर्म। ठीक है, सारी कैप्सोमियर्स इस तरह से अरेंज होती हैं, तो ये हेलिकल अरेंजमेंट कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो पॉलीहेड्रल इसका पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पॉलीहेड्रल पार्ट जो होता है इसका, इसको हम कहते हैं हेड। दिस इज कॉल्ड हेड। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो इसका नेक वाला रीजन होता है ये क्या कहलाता है, इसका कॉलर कहलाता है। और ये जो इसका एक कवरिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको टेल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। टेल फाइबर्स का क्या काम होता है, टेल फाइबर्स इसको किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये डीएनए वाला पार्ट इसका दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। टोबैको मोज़ेक वायरस की जो प्रोटीन कोट होती है यानी जो कैप्सिड्स हैं वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है और उसको चारों तरफ से ये कवर कर लेते हैं, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हेड, कॉलर एंड टेल फाइबर्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। और उसके साथ ही जो इसकी कोटिंग होती है वो शीट कहलाती है, नेचुरल है। एंड इसके जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। टेल फाइबर उसको किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि कौन कौन सी डिजीजेस वायरसेस कॉज कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो देखिए मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट की उनके ऊपर इस तरह के स्पॉट्स आपको दिखाई देने लगते हैं और ये मोज़ेक डिजीज कहलाती है। लीफ या तो रोल हो जाती हैं या कर्ल हो जाती हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। या फिर वेन्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं, यानी लीफ की जो वेन्स हैं, ये वाली वेन्स वो या तो येलो हो जाती हैं या फिर वो उनका जो कलर है वो रिमूव हो जाता है वहाँ से। तो क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग कहलाती है ये। प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है तो ड्वार्फिंग उनमें देखने को मिलती है या स्टंटेड ग्रोथ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो ये वाले जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसी हो गई, ये ग्रोथ इनकी ड्वार्फ हो गए हैं, ये छोटे हो गए हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं और वो डिजीज देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्मॉल पॉक्स कॉज करते हैं, हर्पीज कॉज करते हैं, मीजल्स भी एक वायरल डिजीज होती है एंड मम्स जो होता है वो भी वायरल डिजीज होती है। इसके अलावा एड्स से आप फैमिलियर हैं, पोलियो से आप फैमिलियर हैं, कॉमन कोल्ड तो आप जानते ही हैं, और इन्फ्लुएंजा। ये जो डिजीजेज होती हैं ये ह्यूमन बींग्स में कॉज की जाती हैं और इनके नेम्स जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। यहाँ पर हम देखें तो हमने 7 डिजीजेस के नेम लिखे हैं, और भी डिजीज होती हैं इंपॉर्टेंट जो है वो ये हैं आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो मम्स, मीजल्स, एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज एंड कॉमन कोल्ड या फ्लू जिसको हम कहते हैं, ये डिजीजेस के नेम्स आप लर्न करिए
क्योंकि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओ डीनर ने 1971 में। वायरसेस से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, प्रोटीन कोट इनके अंदर एब्सेंट होता है, यानी आउटर कवरिंग नहीं होती है प्रोटीन की। जेनेटिक मटेरियल एज सच आरएनए का बना होता है। आरएनए भी जो होता है वो बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है। डिजीज कॉज करते हैं ये पोटैटो में, पीएसटीडी नाम है उसका। पीएसटीडी अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी पोटैटो की जो शेप होती है वो इस तरह की हो जाती है, तो ये डिजीज कॉज की जाती है पोटैटो के अंदर। तो वायरॉइड्स आर smaller than the viruses and protein coat is absent, genetic material has RNA जो कि low molecular weight का होता है। क्लियर। प्रायोन्स की हम बात करते हैं तो प्रायोन्स देखिए, ये एक तरह का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसके अंदर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाती है और फिर वो इन्फेक्शन का काम करती है। ये कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाती है और इस तरह से प्रायन का फॉर्म होता है, यानी जिस तरह को उसको फोल्ड होना चाहिए उसकी जगह वो किसी और तरह से फोल्ड हो जाती है, और वो एबनॉर्मल फोल्डिंग जो होती है वो ही इन्फेक्शियस पार्ट होता है इसका। ये जो डिजीज कॉज करते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो काउज में यानी एनिमल्स में अगर हम बात करें तो मैड काउ एक डिजीज है, काउज के अंदर होती है और इसका नाम है BSE शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको कहें, और अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी शॉर्ट फॉर्म में आप याद करिए, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। मैड काउ डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है एंड ये काउज में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में भी ये डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें CJD, ह्यूमंस में जो डिजीज है उसका नाम होता है CJD, और इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम। क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम इसको कहा जाता है। तो ये जो डिजीज होती है ये ह्यूमंस में क्रिएट होती है या कॉज करते हैं प्रायंस। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ये भी आप सबको पहले से ही मालूम है कि इसमें एल्गी एंड फंजाई दो ऑर्गेनिजम्स आपस में म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए यानी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और उस क्योंकि वो बेनिफिशियल होता है इसलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो एल्गी होती है जैसा कि आपको मालूम है, और जो फंजाई होती है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो किस तरह से इसमें इस एसोसिएशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्गी वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। क्या कहा जाता है इसको? फाइकोबायोन्ट। और फंजाई वाले पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। आप याद करिए इसको कैसे, माइसीलियम से याद रख सकते हैं और फाइको को आप याद रख सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो फंजाई को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। अब एल्गी, क्योंकि जैसा आपको मालूम है एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है या एल्गीज जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो इनका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा? नेचुरल है। ये क्या करेंगे? फूड प्रिपरेशन का काम करेंगे। तो दे प्रिपेयर फूड और अपने फ्रेंड को प्रोवाइड करवा देते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और जो इनका फ्रेंड है जिसके साथ इन्होंने एसोसिएशन किया है उस फंगाई को ये अपना प्रिपेयर फूड सप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम फंगाई की बात कर रहे हैं तो माइकोबायोन्ट इनको कह रहे हैं, और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। नेचुरल है, हेटेरोट्रॉफिक है, उसमें भी ये किस तरह के होते हैं? ये सिर्फ मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर एंड सप्लाई टू फ्रेंड। ये मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करके
एल्गी को सप्लाई करते हैं, और एल्गी जो होता है वो फूड प्रिपेयर करके ये फंजाई को सप्लाई कर देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप में होते हैं। साथ में ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं एल्गी के लिए, यानी उसको रहने की जगह भी देते हैं। तो देखिए पूरा ध्यान रख रहे हैं दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे का। तो हम कह सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन है, जिसमें ये जो सिम्बायोंट है, तो यानी कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एल्गी फंजाई, इनको सिम्बायोंट कहा जाता है, लेकिन नाम इनको अलग अलग दिया गया है। एल्गी को हम फाइकोबायोंट कहते हैं, फंजाई को माइकोबायोंट कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो ये है कि लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में नहीं मिलते हैं। तो जहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा, ये रिलेशनशिप या लाइकेंस जहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो एरिया पॉल्यूशन फ्री होगा। ये इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो और दिस स्लाइड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।